हाल ही में हमने एक समझौता इनके साथ किया जिसका नाम है रेलोस, जिसका मतलब क्या है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक अग्रीमेंट। पारस्परिक आदान प्रदान का एक अग्रीमेंट है जो दोनों देशों के द्वारा यहां पर साइन किया गया है। अब इससे होने क्या वाला है, देखिए इस समझौते के जरिए हम लोग मिलिट्री कोऑपरेशन करने वाले हैं एक दूसरे के साथ। मतलब हमारी जो सेनाएं होंगी वो एक बेहतर स्तर के ऊपर एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगी, ज्यादा से ज्यादा युद्ध अभ्यास जो है वो यहां पर करे जाएंगे। इसके अलावा जो ट्रेनिंग होती है वो भी आपको दोनों देशों के बीच में होती हुई दिखाई। मैं यहाँ पे बात किसकी करें, ट्रेनिंग की, जो मिलिट्री संबंधित जो आपके लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग की बात करें, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर कुछ भी आपदा आती है, आपदा प्रबंधन को लेकर भी जो दोनों मुल्क हैं वो एक दूसरे की सहायता करने वाले हैं, क्योंकि डिजास्टर रिलीफ को लेकर भी जो मैकेनिज्म्स हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो इस समझौते के बाद अगर आप देखें, मेन काम किसके ऊपर हो रहा है, लॉजिस्टिक के ऊपर हो रहा है। ठीक है, लॉजिस्टिक का क्या मतलब है, यहाँ पे दोनों देश जो हैं वो किस चीज की कोशिश कर रहे हैं, दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जितनी भी हमारे पास आप कह सकते हैं कि रिसोर्सेज हैं उसे हम दूसरे देश के लिए इस्तेमाल कर पाए या फिर दूसरे देश हमारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर पाए। जैसे कि यहाँ पर रूस का कोई पोर्ट होगा तो क्या उसका इस्तेमाल भारत कर पाएगा, उत्तर है हाँ। क्या हमारा कोई पोर्ट होगा उसका इस्तेमाल रूस कर पाएगा, उत्तर है हाँ। किस तरीके से यहाँ पे देखेगा, मान लीजिए यहाँ पर रूस है और भारत यहां पर है, और मान लीजिए यहां पर कोई XYZ देश है और रूस जो है वो अपने वॉरशिप्स भारत में भेजता है क्योंकि उसको XYZ देश तक जाना है। यहां पर उसके वॉरशिप रुकते हैं और यहां पर उनमें तेल भरा जाता है, उनको खाने की सामग्री दी जाती है और दूसरी चीजें उनको जो भी जरूरत की हैं वो दी जाती हैं, और उसके बाद वो आगे बढ़ता है और सामने वाले देश के ऊपर यहां पर अटैक कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या किया, हमने पारस्परिक संधि करी कि आपके जो रिसोर्सेज है वो हम इस्तेमाल कर पाएंगे, हमारे रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर पाएंगे, और चाहे शांति का समय चल रहा हो या फिर युद्ध का समय चल रहा हो, दोनों ही परिस्थितियों के अंदर हम इस तरीके की जो सुविधाएं हैं वो एक दूसरे देशों को प्रदान करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखेंगे जब से रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध किया है उसके बाद से ही इकोनॉमिक सैंक्शन जो है वो रूस के ऊपर लगाए गए, यूएस बिल्कुल अलग थलग पड़ गया, और हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि नॉर्थ कोरिया और रूस की हालत कुछ एक जैसी हो गई। तभी रूस ने यहाँ पर कोशिश करी कि कुछ ऐसे देश निकाले जिनसे कि वो अलग अलग स्तर पर संधियां कर सकते हैं। उन्होंने पहले चीन से अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश करी और काफी हद तक सुधारे भी, फिर उन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ भी अपने रिश्तों को एक नया आयाम दिया, और अब भारत के साथ भी वो क्या कर रहे हैं, अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम ये कुछ मुल्क छोड़ दें, इसके अलावा बाकी जितने भी मुल्क हैं वो कहीं ना कहीं रूस को अलग थलग ही करता हुआ दिखाई देंगे या फिर वो उसको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। इसी वजह से यहाँ पर इस तरीके की एक संधि जो है वो भारत ने रूस के साथ करी है। ठीक है, वैसे जब हम बात करते हैं भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो बहुत पुराने हैं, क्योंकि अगर हम जाएं तो 1971 वो समय था जब पहली बार हमें रूस की तरफ से काफ़ी बड़ी सहायता मिली थी, क्योंकि वो एक ऐसा समय था जब, याद करिए 1971 बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था और इसके अंदर भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था और इसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और भारत के खिलाफ खड़े थे कौन, एक तरफ था पाकिस्तान, अमेरिका एंड चाइना, ये भारत के खिलाफ थे। ठीक है, पाकिस्तान तो सीधे तौर पे था क्योंकि बांग्लादेश तो बाद में बना, पहले इसे क्या कहा जाता था, इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, और पूर्वी पाकिस्तान को ही अलग करके दो पाकिस्तान थे, एक पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिम पाकिस्तान, बीच में भारत था। तो इस पूर्वी पाकिस्तान को खत्म करके बांग्लादेश जो है वो यहाँ पर बनाया गया था। लेकिन भारत को सहायता मिलती है रूस से, और इसकी वजह से यूएस भी पीछे हट जाता है और चीन भी पीछे हट जाता है, और पाकिस्तान को तो हम कभी भी हरा सकते थे। लेकिन अगर पाकिस्तान की सहायता अमेरिका और चाइना के द्वारा करी जाती तो वहां पर फिर भारत का उनको हराना काफी मुश्किल हो जाता। लेकिन रूस ने क्या किया, रूस ने अपना यहाँ पर जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भेजा, और इसी वजह से अमेरिका और चीन को पीछे हटना पड़ा। ठीक है, तो हमारी फ्रेंडशिप जो है 1971 से, हमने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी जो थी वो भी 1971 के अंदर साइन करी थी। ठीक है, और रशिया ने सपोर्ट किसको किया था, भारत को किया था, जिसकी वजह से बांग्लादेश है वो क्रिएट कर पाए, मतलब ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान को हम खत्म कर पाए। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी जो है 2000 के अंदर आती है। यहाँ पर हमने दोबारा से बात करी कि हम सैन्य समझौते जो है उसको बढ़ाएंगे, जो सैन्य अभ्यास है वो भी हमारे यहाँ पे ज्यादा किए जाएंगे, और डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको भी ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सैन्य साझेदारी थी जिसमें सैन्य समझौतों को बढ़ावा देने की बात करी।
और इसके 10 साल जाने के बाद, आगे जाने के बाद हमारे पास यही चीज़ दोबारा आती 2010 के अंदर। 10 साल के बाद हमने दोबारा से इस चीज़ को बात करी, इस चीज़ को रीट्रेट किया कि हमें क्या करना है, हमें इस साझेदारी को अब एक नए स्तर पर लेकर जाना है। मतलब और भी ज़्यादा सैन्य अभ्यास हम करेंगे, और भी ज़्यादा डिफेंस के इक्विपमेंट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम करने वाले हैं। ये सब मुद्दों के ऊपर बात यहाँ पर करी गई। ये कहाँ पर था? 2010 के अंदर। ठीक है, यहाँ से आगे चलते चलते जो समझौते थे सैन्य रसद समर्थन के सुव्यवस्थित करने, संयुक्त संचालन, लंबी दूरी के मिशनों को भारत और रूस दोनों के लिए अधिक कुशल और लागत प्रभावी बनाने के लिए डिजाइन किया गया। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए, देखो हुआ क्या था 2022 के अंदर रूस जो है वो जो आपका ब्लैक सी है उसके रास्ते अपने कुछ वॉरशिप जो है यूक्रेन के अंदर भेजना चाहता था ताकि यूक्रेन के ऊपर अटैक किया जा सके। और उस समय ब्लैक सी के इर्द गिर्द एक देश ने इनके वॉरशिप को एंट्री देने से मना कर दिया और कहा कि नहीं, हम आपके वॉरशिप को यहां से नहीं जाने देंगे, आपके जो लड़ाकू वॉरशिप है उनको यहां से नहीं जाने देंगे। हम जानते हैं कि आप इनको यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के लिए भेज रहे हैं, हम यूक्रेन का समर्थन करते हैं, इस वजह से यहां पर हम इस रास्ते को रोक के रखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ गई कि अगर आपके पास मित्र देश हैं अलग अलग जगहों के ऊपर, वो आपको सहायता करते हैं आने वाले समय, वो आपको सहायता कर सकते हैं आने वाले समय में। अगर मान लीजिए ये देश जो रूस को मना कर रहा है, अगर ये रूस को अलाउ कर देता, इस चीज की अनुमति दे देता कि ठीक है आप तो हमारे मित्र देश हैं, तो आप जाइए, जितने भी लोगों को आप लेके जाना चाहते हैं लेके जाइए, जितने भी जहाज आप लेके जाना चाहते हैं लेके जाइए, तो उस स्थिति में यूक्रेन की जो स्थिति आज है उससे भी बदतर स्थिति आपको देखने को मिलती। तो यहाँ पे रूस इस चीज को समझा, भारत भी इस चीज को समझता है कि अगर अलग अलग जगहों पर अलग अलग आपके मित्र देश हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सहायता ली जा सकती है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी सहायता ली जा सकती है, उनके पोर्ट्स की सहायता ली जा सकती है, उनके पास जो सूचना है, जो इंटेलिजेंस आपके पास रहती है, उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। जो असेंशियल सप्लाईज होती हैं, मान लीजिए भारत के भी कुछ लोग जो हैं या फिर भारत के भी कुछ सैनिक जो हैं वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, रूस के अंदर उनको पहला होल्ट मिलता है, यहाँ पर रुकते हैं और जो खाने की सामग्री है वो ले लेते हैं, जो फ्यूल सप्लाईज है वो ले लेते हैं, स्पेयर पार्ट्स ले लेते हैं। तो ये बर्दिंग फैसिलिटी से कहा जाता है, ये कहीं ना कहीं ट्रूप्स को मिल जाती है, वॉरशिप को मिल जाती है और जो लड़ाकू जहाज होते हैं उनको मिल जाती है। ठीक है, जो बर्दिंग सुविधाएं हैं, मतलब रुकने की जो सुविधाएं हैं, वो यहाँ पर जो सैन्य शक्ति है या फिर जो सैनिक है उनको मिल जाती है। यहाँ पर जो वॉरशिप है, यहाँ पे जो लड़ाकू जहाज है, उनको ये अगर फैसिलिटी, ये एक सुविधा मिल जाती है तो वो दूर तक भी, अगर किसी दूर के देश से भी लड़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उनको पता है कि हमें डायरेक्टली यहाँ से नहीं लड़ना है, हमारा सामान यहाँ इकट्ठा किया जाएगा, फिर यहाँ से हम सीधा अटैक करेंगे दूसरे देश के ऊपर, क्योंकि हमारा मित्र देश उनके बिल्कुल पास में खड़ा है। ठीक है, याद रहेगा यहाँ तक। चलिए, सामरिक लाभ किस तरीके से रहेगा? यह मेजबान राष्ट्र की मौजूदा रसद नेटवर्क को सुचारू उपयोग को सक्षम करेगा, संकटों के प्रति तेजी से प्रतिक्रिया करने की क्षमता को भी ये बढ़ाएगा। इसमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक एज जो है वो मिलेगी, मतलब दोनों की जो मिलिट्रीज हैं, दोनों की जो ऑपरेशंस हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं रणनीतिक बढ़त जो है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी दोनों ही केसेस के अंदर। तो रणनीतिक बढ़त अगर आपको चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं अपने रिसोर्सेज जो होंगे वो दूसरे को मुहैया कराने पड़ेंगे, ताकि दूसरे के रिसोर्सेज को भी आप इस्तेमाल कर सकें और उसका इस्तेमाल आप अपने जो शत्रु देश है उसके खिलाफ कर सके, ताकि युद्ध के अंदर आपको एक बेहतर बढ़त मिल सके। उसी की ही कोशिश यहां पर करी जा रही है। ठीक है, अब विस्तारित सैन्य पहुंच, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि एक उदाहरण देते हुए कि रूस अगर किसी दूसरे देश पर अटैक करना चाहता है तो भारत के अंदर भी वो अपने सैन्य शक्ति जो है या फिर अपने सैनिक जो है वो उतार सकता है, और पोर्ट के ऊपर इसे उतारा जा सकता है, खाने की सामग्री इकट्ठी करी जा सकती है, फ्यूल इकट्ठा किया जा सकता है, ये सभी सुविधाएं जो है वो दी जाती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा गश्ती नौकाएं, देन आपत्तीय गश्ती पोत जो आपका ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, समुद्री यूएवी जो आपके ड्रोन्स है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसे कहा जाता है, ये वाले। ठीक है, ये सभी जो है, और इसके अलावा जो इंटेलिजेंस है उसका कहीं ना कहीं लेन देन किया जा सकता है। ठीक है, इसे कहा जाता है एमडीए। एमडीए क्या है? मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब हम यहां पर समुद्र की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो भी इंटेलिजेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आपको जानकारी है। ठीक है, जितनी जागरूकता की जरूरत है आपको समुद्र के अंदर, वो जागरूकता आपको दी गई है। जितनी भी सूचना की जरूरत है, जितनी भी इंटेलिजेंस की जरूरत है वो आपको दी गई है। क्यों? क्योंकि आपका मित्र देश भी यहां पर है। ठीक है, चाहे वो पेट्रोल वेसल्स के जरिए हो,
ठीक है, चाहे वो ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स के जरिए हो, पेट्रोल बोट्स के जरिए हो, या फिर जो यूएवीज, जो ड्रोन्स है, ड्रोन्स अलग अलग तरीके से जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, वो जानकारी को शेयर करने की बात हो। तो जब आपके मित्र देश की भी ये सब चीजें लगी हुई हैं, आपकी भी लगी हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से जो सूचना आपने इकट्ठी करी है उसका आदान प्रदान कर सकते हैं, ताकि वो आपको एक एज दे अपने शत्रु देश के खिलाफ। और वही चीज यहां पर करने की कोशिश भी करी जा रही है दोनों देशों के द्वारा। ठीक है, चलिए यहां पर देखो, ये क्या है आपका क्वाड। इसमें कौन कौन से देश शामिल है? इसमें जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि जब हमने क्वाड का निर्माण किया था तो इसका मुख्य मकसद क्या था? इसका मुख्य मकसद तो बिल्कुल सही, चीन का जो दबदबा था कहां पर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के अंदर, उसको खत्म करना था। ठीक है, और वो काफी हद तक इन्होंने किया भी सही। लेकिन जब इसको भारत के द्वारा ज्वाइन किया गया तो रूस कहीं ना कहीं इससे कोई ज्यादा खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि भारत के जापान के साथ भी इस तरीके के अग्रीमेंट्स हो चुके थे। मतलब जो हम लॉजिस्टिक अग्रीमेंट की बात करते हैं, जो अभी हमने रूस के साथ साइन किया, ऐसा अग्रीमेंट हमारे पास जापान के साथ भी था, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी था और यूएसए के साथ भी था। अब परेशानी ये थी, और आप देखिएगा इस तरीके से होता भी है। मान लीजिए आप यहां पर हैं, आप देखिएगा कि आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। आपका एक फ्रेंड है, लेट्स कॉल दिस फ्रेंड एज F1, इस फ्रेंड को हम F1 कहेंगे, और आप इसके साथ मान लीजिए बाहर घूमने के लिए जाते हैं। आप एक रेस्टोरेंट चले गए या फिर क्लब चले गए, या कहीं पर भी जहां पर आप यूजुअली जाते हैं, यहां पर आप रेस्टोरेंट में खाने पीने चले गए, मॉल में चले गए। ठीक है, अब आपका एक और अच्छा दोस्त है जिसका नाम है F2, और वो इसी के बराबर आपका दोस्त है। लेकिन F2 और F1 ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ठीक है, लेकिन आपके दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। जब F2 को पता चला कि आप F1 के साथ बाहर गए थे, मॉल गए थे घूमने के लिए, तो F2 क्या होगा, ये नाराज होगा कि भाई तुम उसके साथ जा रहे हो, मेरे साथ नहीं जा रहे हो। ठीक है, अब इस नाराजगी को दूर कैसे करोगे? क्योंकि यही चीज बिल्कुल भारत, रूस और अमेरिका के बीच में हुई। तो यहां पर जब आपको पता है कि F2 को कहीं ना कहीं नाराजगी है, तो आपको उसकी नाराजगी को दूर करना है, तो आप क्या कहेंगे, चलो एक बार हम भी मॉल में या रेस्टोरेंट में घूम कर आते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक बैलेंस यहां पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर भारत जो है वो कहीं ना कहीं यहीं पे है, और अमेरिका की बात करते हैं तो यूएस कुछ आपको यहां पे देखने को मिलेगा, फिर यहां पर आपको देखने को मिलेगा रूस। तो जब हमने लॉजिस्टिक एक्सचेंज अग्रीमेंट जो था वो अमेरिका के साथ साइन किया, तो फिर रूस को ये लगा कि हमारे साथ क्यों नहीं किया, और इसी वजह से जो बैलेंस था वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया था। लेकिन अब क्योंकि हमने रिलोज करके ये जो अग्रीमेंट है ये साइन किया है, हमने अमेरिका के साथ कौन सा किया था, लिमोआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम अग्रीमेंट कहा गया था इसे, लिमोआ। जब हमने ये अमेरिका के साथ साइन किया, रूस खुश नहीं था, लेकिन अब हमने रिलोज करके जो रूस के साथ खुश, जो हमने ये जो अग्रीमेंट साइन किया है, तो अब रूस भी खुश हो गया, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब एक बैलेंस बन गया है। जिस तरीके का आप कह सकते हैं बिहेवियर अमेरिका के साथ किया गया, वैसा ही यहाँ पर मेरे साथ किया गया। तो अब पूरे के पूरे जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं संतुलित आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और इसके जरिए कहीं ना कहीं भारत ने रूस को भी न्योता दे दिया है कि आप भी क्या करिए, आप कोड को बिना ज्वाइन करे, क्योंकि कोड को ज्वाइन करना तो वैसे ही मुश्किल था रूस के लिए, आप कोड को बिना ज्वाइन करे भी क्या कर सकते हैं, आप कोड को बिना ज्वाइन करे भी जो भारत में और इसके आसपास हमारा हिंद महासागर है, यहां पर आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज अग्रीमेंट के अंदर कि आपको क्या करेंगे, हम अपने पोर्ट की सुविधा देंगे, और जो भी सुविधाएं हमारे द्वारा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा, हमारे जितना भी आधारभूत ढांचा है, उसके जरिए हम जो जो चीजें आपको प्रदान कर सकते हैं वो यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, और जब इस तरीके की सुविधा दी जाएंगी तो क्या होगा, तो यहां अगर रूस चाहे तो अपने सैनिक जो है भेज सकते हैं, खाने पीने की सामग्री, तेल, ये सब चीजें जो है वो फिर हमारा काम हो जाएगा उनको मुहैया कराना। तो बिना कोड को ज्वाइन किए, इसमें बिना शामिल हुए, अब रूस क्या है, रूस अब हिंद महासागर के अंदर अपने दबदबे को बढ़ा सकता है। और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपको देखने को मिलेगा कि जब बड़ी बड़ी पावर्स यहां पर आने लगेंगी तो चीन का दबदबा अपने आप ही कम हो जाएगा। ये काफी आप कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक जो है वो भारत के द्वारा लिया गया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कितने लोगों को याद है हमने ये जो अग्रीमेंट है वो किस किस के साथ साइन किया है। ये हमने यूएसए के साथ साइन किया है, जापान के साथ साइन किया है, फ्रांस के साथ साइन किया है, ऑस्ट्रेलिया। अगर आप देखिए हमारे पास क्वाड कंट्री है, क्वाड कंट्री है, क्वाड कंट्री है, तो हमने क्वाड कंट्रीज के साथ पहले से ही इस तरीके के अग्रीमेंट को साइन किया गया, जिसमें हमने लिमोआ पहले से ही 2016 के अंदर, मतलब आज से करीबन 8 साल पहले हमने जो अमेरिका है उसके साथ साइन कर लिया था। ठीक है, फिर हमने 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भी इसे
साइन किया। तो अलग अलग सालों में इसे किया, लेकिन सबसे पहले हमने किसके साथ किया था, यूएसए के साथ किया था। रूस इसको लेकर ज़्यादा खुश नहीं था। 2024 के अंदर हमने रूस की नाराज़गी भी दूर कर दी कि भाई तुम्हारे साथ भी हमने इस तरीके का एक लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है। अब आपको हमने इसके जरिए न्योता दिया है कि आप हिंद महासागर में चाहें तो आ सकते हैं, हम आपके एक मित्र देश के तौर पर यहाँ पर सहायता करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक चलिए। अब आते हैं भारत और रूस के व्यापार संबंध किस तरीके से। तो व्यापार संबंध अगर आप देखेंगे, ज़्यादा बड़ा व्यापार नहीं करें, 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। अब सुनने में चाहे बड़ा लगे ये, लेकिन उतना बड़ा है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आप दोनों देशों की मित्रता के बारे में बात करेंगे, दोनों देशों के साइज़ के बारे में बात करेंगे, और जिस तरीके से चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो आयात निर्यात किया जाता है उसको देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है। और वैसे भी रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक आप पार्टनर या भागीदार के तौर पर देख सकते हैं। और ये चीज़ काफ़ी बढ़ाई जा सकती है। इस 13 बिलियन को ऐसा कहा जाता है कि 100 बिलियन तक भी लेके जाया जा सकता है। इसमें भी जो ज़्यादातर हिस्सा है वो तेल का है, तेल के आयात का है। ठीक है, और यहाँ पर रूस को पहले 3 देशों के अंदर भी लाया जा सकता है। ठीक है, तो व्यापार की दृष्टि से नंबर हमारे उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन वैसे बात करें तो रूस ने हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम को बनाने में भी काफ़ी सहायता करी है। भिलाई के अंदर जो प्लांट बनाया गया था उसके अंदर भी रूस के द्वारा सहायता मुहैया कराई गई थी, सहायता प्रदान करी गई थी। तभी कहा ना कि इनके साथ जो मित्रता हमारी है वो जो दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज है उनके साथ नहीं हो सकती, जो पश्चिमी देश है उनके साथ नहीं हो सकती। उसका मुख्य कारण यही है कि इनकी तरफ से हमें अलग अलग समय पर, जब पूरे बाकी के देश हमें साथ नहीं दे रहे थे, इनके द्वारा हमारा साथ दिया गया था। ठीक है, अब सुरक्षा संबंध को कैसे बढ़ाया जा सकता है। वैसे तो हमने एक अच्छा अग्रीमेंट आज ही साइन कर लिया है रिलोस का, लेकिन इसके अलावा हम युद्ध अभ्यास भी करते रहते हैं। जैसे इंदिरा करके हमारा एक युद्ध अभ्यास है, ये हम किसके साथ करते हैं, ये हम रूस के साथ करते हैं। इससे भी आगे जाके अगर हम बात करें, हम लोगों के बीच में, मतलब भारत और रूस के बीच में एक जॉइंट वेंचर हुआ, एक जॉइंट वेंचर हुआ इसके बीच में, भारत और रूस के बीच में। और ये जॉइंट वेंचर किसको लेकर था, ये था ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लेकर। ये किसको लेकर था, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लेकर। ये काफी आप कह सकते हैं सफल एक तरीके का जॉइंट वेंचर रहा, क्योंकि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल निकल कर आई, ये वन ऑफ द बेस्ट क्रूज मिसाइल मानी जाती है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, भारत को भी इससे काफ़ी सहायता मिली। और अगर आपने हाल ही में खबरें देखी हो तो भारत ने अब इसे निर्यात करना भी शुरू कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको याद हो, फिलीपींस को हाल ही में इसे निर्यात किया गया और फिलीपींस इसके परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश था। अभी 2-3 दिन पहले भी न्यूज़ थी, इसे निर्यात तो कुछ महीने पहले किया गया था, लेकिन 2-3 दिन पहले भी न्यूज़ थी। फिलीपींस ने कहा कि हम इस मिसाइल को, इस क्रूज मिसाइल को पाकर काफ़ी खुश हैं, ये काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। अब फिलीपींस को ये मिसाइल क्यों दी गई, क्योंकि चीन के द्वारा फिलीपींस को तंग किया जा रहा था, और चीन जो है भारत की वैसी नहीं बनती है उनके साथ। तो हमने क्या किया, जैसे चीन क्या करता है, पाकिस्तान को अपने एडवांस वेपन्स जो है वो देता रहता है, उसी तरीके से हमने क्या किया, हमने कहा कि ठीक है, जो आप कर रहे हैं हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के साथ, हम आपके साथ करते हैं। आपके पड़ोसी मुल्क फिलीपींस है, आप उसको परेशान कर रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, उसको क्रूज मिसाइल, ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है वो दे देते हैं। ठीक है, और जब ये मिसाइल दी भी गई थी तो चीन के द्वारा हमें आंखें दिखाने की कोशिश करी, बट हमने उनकी तरफ देखा ही नहीं कि भाई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो करना है कर लीजिए, अगर हमें किसी को मिसाइल देनी है तो फिर हम देंगे ही, उसे उस चीज़ को लेकर आप हमें रोक नहीं सकते। ठीक है, इसके अलावा जब हम भारत और रूस की बात करते हैं, ये तो 2 प्रोजेक्ट हमारे हो गए। इसके अलावा हमारे पास सुकोई 30 MKI एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये भी किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है, ये भी रूस हमें दे रहा है। और इसके अलावा हमारे पास S-400 सिस्टम है, ये भी किससे हमें मिला है, ये भी हमें रूस से मिला है। ये किस तरीके का सिस्टम है, ये आपका एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे आपने देखा होगा ना, इजराइल के अंदर डोम सिस्टम यूज़ किया जाता है, जिससे कि बाहर से आने वाली मिसाइल्स, UAVs, एयरक्राफ्ट को हवा में ही नष्ट कर दिया जाए। उसी तरीके से S-400 सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम है रूस का। इसके जरिए भी क्या किया जाता है, सरफेस टू एयर मिसाइल दागे जाते हैं, ताकि हवा में ही जो आपके शत्रु देश की तरफ से आने वाले मिसाइल्स हैं, UAVs हैं, उनका खात्मा हवा के अंदर ही कर दिया जाए, ताकि नीचे किसी भी तरीके का नुकसान आपको अपने क्षेत्र में ना देखने को मिले। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो है वो करी जाती हैं। ये भी हमने क्या किया है, ये भी हमने रूस से लिया है। इसके अलावा T-19 टैंक्स जो है, T-19 टैंक्स जो हैं, ये भी रूस के द्वारा हमें प्रदान किए जा रहे हैं। वैसे देखिए, ये काफ़ी सारी चीज़ें हम रूस से ले रहे हैं। इसके अंदर एक चीज़ जानना ज़रूरी है, वो ये है कि इन सभी चीज़ों को हम ले तो रहे हैं, आयात तो कर रहे हैं इसका, लेकिन हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में करना चाहते हैं, और रूस को इससे कोई परेशानी नहीं है। रूस ने कहा कि ठीक है, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने यहाँ पर लगानी है, हम आपको हार्डवेयर को लीज करने में, परचेज करने में, उसको सिखाने में, समझाने में, इन सभी चीज़ों में खुलकर आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ हमने देखी,
ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल देखी, T-19 टैक्स, सुकोई 30 MKU, देन हमने S-400 सिस्टम देखा, एक आपकी ट्राई सर्विस मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज है इंदिरा एक्सरसाइज, ये भी भारत और रूस के बीच में करी जाती है। कुछ मुख्य आयाम है जहां पर दोनों देश एक दूसरे के पास में आते हैं। ठीक है, चलो अब अगली स्लाइड दिखाने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते काफी अच्छे, हमने देखा ट्रेड अच्छा है, हमने यहाँ पे ब्रह्मोस का उदाहरण देखा, क्या कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर दोनों देशों के रिश्ते उतने भी अच्छे नहीं हैं, या कुछ ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में तनाव उत्पन्न कर सकती है? देखिए, तो यहाँ पे बात करी जाए, वैसे रूस और चीन के बीच में भी जो रिश्ते वो कुछ खास अच्छे नहीं थे, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे हम अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका की वजह से रूस के रिश्ते वैसे भी अमेरिका से अच्छे नहीं हैं, और रूस का कहना यह है कि अगर कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ साथ अगर मैं चीन से भी अपने रिश्ते बिगाड़ लूंगा तो दोनों फ्रंट के ऊपर मेरे लिए लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अपने रिश्तों को अच्छा कर लिया रूस और चीन ने, क्योंकि दोनों का जो यहाँ पर एनिमी है वो कॉमन है। कॉमन एनिमी कौन है? अमेरिका है यहाँ पर। ठीक है, फिर रूस और पाकिस्तान के जो संबंध है उसमें भी कुछ मिठास देखने को मिली पिछले कुछ सालों में। अगर आप देखेंगे 1-2 साल पहले की बात है, ये वो समय था जब भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे हो रहे थे, और इन रिश्तों में मिठास आने की वजह से रूस ने क्या किया कि ठीक है, आप अमेरिका की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, वहाँ पर आपका इंक्लिनेशन ज़्यादा है, तो मैं पाकिस्तान की तरफ झुकना ज़्यादा शुरू कर देता हूँ। और हमने देखा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ रूस का झुकाव होना शुरू हो गया। पहले से ही चाइना जो है, चीन तो सपोर्ट करता ही है पाकिस्तान को, और यहाँ पे हमने क्या देखा, रूस का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट जो था पाकिस्तान की तरफ देखने को मिला। ठीक है, तो ये दो ऐसे मुद्दे हुए, क्योंकि हम अगर अपनी बात करें, भारत की बात करें, तो हमारे चीन से भी संबंध अच्छे नहीं है, पाकिस्तान से भी संबंध अच्छे नहीं है। तो अगर रूस जो हमारा मित्र देश कहलाता है, अगर उसके रिश्ते इन दोनों मुल्कों से अच्छे होने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें परेशानी हो सकती है। फिर इसके अलावा यूक्रेन संकट की बात करें तो यहाँ पर भी हमने क्या कहा, यहाँ पर भी हमने कहा कि यहाँ पे शांति वार्ता होनी चाहिए, यहाँ पर बातचीत होनी चाहिए, उसके बाद ही किसी तरीके का सोल्यूशन निकलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे फेवर में नहीं गई। रक्षा निर्यात में गिरावट, ये कब हुआ? ये भी पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है, और इसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि हम चाहते हैं कि जो हमें निर्यात करने वाले सप्लायर्स हैं वो कोई एक सप्लायर नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें अलग अलग सप्लायर्स क्रिएट करने हैं। हमें इजराइल से भी लेना है, हमें रूस से भी लेना है, हमें फाइटर एयरक्राफ्ट जो है फ्रांस से भी लेने हैं, कुछ चीज़ें हमें जर्मनी से भी लेनी है। तो क्या होगा, हमें कुछ अमेरिका से भी लेना है। अगर हम अलग अलग सप्लायर्स को लेते हैं तो हमारी निर्भरता एक सप्लायर के ऊपर वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अपनी निर्भरता को कम कर सके यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ भी रूस को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आई। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम अपनी ही यहाँ पर सोच रहे हैं, हमने अमेरिका से भी अगर जो भी संधियाँ करी, अमेरिका से भी हमने अपने रिश्ते अच्छे करे, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा ही मकसद था। हमने यहाँ पर अपने सप्लायर्स जो है उनको भी डाइवर्सिफाई करने की सोची, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि से सही था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों की वजह से रूस और हमारे रिश्तों के बीच में कुछ समय के लिए खटास ज़रूर आ गई थी, लेकिन अब उस चीज़ को सही कर लिया गया है, और यहाँ पर भारत जो है वो अमेरिका और रूस को कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए, संतुलित करते हुए यहाँ पर चलता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो भारत रूस संबंध जो है उसमें चुनौतियाँ जो थी वो भी हमने यहाँ पर देखी। इसके अलावा लास्ट में निकट भविष्य में बात करें तो रूस के भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा भागीदार बने रहने की उम्मीद है। भारत और रूस रूसी मूल के रक्षा उपकरणों और सेवाओं के लिए विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत का लाभ उठाने के तरीके तलाश रहा है। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि किस तरीके से जो भी चीज़ें अभी तक रूस के द्वारा हमें निर्यात करी जाती थी, क्या हम उसको भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। रूस की तरफ से हमें सहायता मिल रही है। अब आने वाला समय ये होगा देखने का कि क्या हम इंडिजिनियसली पूरे तरीके से हम भारत के अंदर ही इन सब चीज़ों को बना सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि चीज़ें सकारात्मक ही दिखाई दे रही है दोनों देशों के बीच में, और आने वाले समय में आपको ये भागीदारी बढ़ती हुई ही दिखाई देगी।